बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 जो सेकंड ईयर का है, गालबन ये 16 भी होता है। और इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन एमआरआई मशीन, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वाली मशीन होती है आपकी, एमआरआई मशीन भी उसको बोलते हैं। तो उसमें वो कहता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स चाहिए होते हैं। रीज़न क्या है? यानी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो है, पहले तो एक आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेशल किस्म का कंडक्टर होता है जो हाई टेम्परेचर भी बियर करता है और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत थोड़ी होती है। बच्चे, अगर हम बात करें ना, जो टिपिकल आपके पास रेजिस्टर्स हैं या रेजिस्टेंस जो होती हैं, मतलब अगर आपका ये एक सर्किट है और ये जो है वो बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ ये आप बना लेते हैं बस एक इस तरह से बल्ब के बाद यहाँ पे आगे अगर आप लगाएं रजिस्टर, और ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को, यानी इस डायरेक्शन में जो करंट की फ्लो है, ये उसको रेजिस्टेंस जो है वो रोकता है। एज अ रिज़ल्ट इसका जो टेम्परेचर अपना है ना, वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब बेटे, जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, जो सॉरी छोड़ दें, ये तो रजिस्टर हो गया। ये जो नॉर्मल वायर का टुकड़ा है, इसके भी एटम्स ऐसे रैंडम पड़े होते हैं, ठीक है। तो जब करंट या इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है तो उसको रुकावट आ रही होती है, यानी उसके अंदर भी इसको रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत फील फिर भी हो रही होती है। जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके एलिमेंट्स जो जो होते हैं, उनके एटम्स, वो हाईली अरेंज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। और मोर ओवर, जो अरेंजमेंट से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, वो ज़्यादा मूवेबल फॉर्म में नहीं जाते। वो अपनी जगहों पर तकरीबन ऑलमोस्ट फिक्स हो जाते हैं। तो फिर वो इतनी ज़्यादा कोलिजन नहीं कर पाते हैं मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसलिए उनकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। और ये चीज़ हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहती है। तो कुछ आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम वो क्यों यूज़ करते हैं। तो लाजमी सी बात है भाई, हम अपने फ़ायदे के लिए, कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कहीं सर्किट ख़राब ना हो, कंडक्शन भी अच्छी हो, तो यही चीज़ें होंगी ना। Yes, सबसे sir. पहला है कि जी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना बेटे, वो एमआरआई में लगाने की जो हिकमत है वो ये है ताकि हम अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर सकें। आपको पता है जो एमआरआई मशीन है वो जस्ट एक समझ लें कि बेड की जैसा, इसका यूं करके एक सरा होता है बड़े वाला, ये स्टैंड के एरिया में होता है, और यहाँ पे एक बेड होता है। जो भी मौसूफ होता है वो इस जगह पर यानी कि विराजमान होता है, और फिर इसका सर जो है वो इधर पहुंचाया जाता है। इसके जो इर्द गिर्द है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चलता है बहुत स्पीड तरीके से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये बेसिकली उसके इमेजेस की क्रिएशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अलावा ये जो सारा सिस्टम होता है, ये कैसे होता है, इंस्टेंट बनता है, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू करंट होता है। ठीक है, अगर आप करंट गुजारेंगे, मशीन को बिजली देंगे, तो ये सारी चीज़ें मैग्नेटिकली वो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनेगा, कंडक्शन भी होगी, सारा कुछ करके इमेज भी जनरेट करेगा। अब बेटे, अगर हम, वो कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह आपने म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में आपने पढ़ा था कि इनका Yes, मैग्नेटिक फील्ड sir. जो है वो दूसरे को इम्पेक्ट कर रहा होता है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ। एमआरआई मशीन्स need to generate extremely strong and stable magnetic field to produce high quality images। देखो, वो हाई क्वालिटी इमेजेस तब जनरेट कर पाएगा अगर आपके पास, यानी कि एक तो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए फील्ड, दूसरा स्टेबल भी होना चाहिए। बात समझ आई? हाई टेम्परेचर जो सुपर कंडक्टर होते हैं, अब इनका रोल क्या होता है, ये कैन क्रिएट दीज पावरफुल फील्ड मोर एफिशिएंटली। यानी ये इस काबिल होते हैं, दे कैन क्रिएट, ठीक है, ये अच्छे तरीके से क्रिएशन दे सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है जी, कि ये रिड्यूस करते हैं एनर्जी कंजम्पशन को हमारी को। कैसे रिड्यूस करते हैं? सुपर कंडक्टर हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ
ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सबसे काम की बात है। यानी इनको आप कंडक्ट के दौरान कहीं कोई ज़रा भी रुकावट किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ज़ीरो रेजिस्टेंस है। मीनिंग दैट दे कैन कैरी लार्ज करंट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी लूज़ किए बगैर बहुत सारा करंट जो है वो ये जो वो कर सकते होते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब देखो बच्चे, अगर हमारी एनर्जी लूज़ हो रही हो, ठीक है, बार बार, तो लाजमी सी बात है उसके अंदर फ्लो करंट भी है वो भी ज़्यादा जाएगा इमेज जनरेट करवाने के लिए, तो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। इस बात की समझ आइए। हेलो। तो यहाँ पे यानी कि एक तो ये मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गया, ठीक है, मोर ओवर हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड भी जनरेट करते हैं। सबसे अगली बात जो है वो कूलिंग रिक्वायरमेंट, ये बड़ी अहम चीज़ है। जब कोई भी चीज़ हैवी लेवल पे चल रही होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जो सुपर जो है ना कंडक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर हीट हो यानी कि ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी ऑपरेटिंग करते रहते हैं, ठीक है। यानी इनकी ये नहीं होता कि ये वर्किंग छोड़ दे या कोई एरर दे जाए हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पर भी ये बड़े स्मूथ रहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, ये क्या होता है कि मतलब कि ये सुपर कंडक्टर जो है वो ट्रेडिशनल जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके जैसे नहीं रहते। मतलब इनका बेनिफिट क्या है, आपको कूलिंग अलग नहीं करनी पड़ती है, इनके लिए कोई कूलिंग सिस्टम नहीं प्लांट करना पड़ता आपको। तो लिहाजा क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं इजीली, बस ये वजह है। सुन लिए। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आ जाता है इसका फोर्थ पॉइंट, दैट इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस भाई जब बढ़ जाती है और जो रिलायबल इमेजेस होते हैं ना वो प्रोड्यूस करता है, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड इन्हांस कर देते हैं इन दो चीज़ों को। तो होपफुली बच्चे ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई। हेलो बच्चे, मुझे हैंड रेज कर दिया करें ना, ताकि मुझे जो है ये इस चीज़ का पता लगता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉरबिडन एनर्जी कैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है इस प्लेस पे कि आपका जो क्या कहते हैं सिलिकॉन होता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे क्या मुराद है। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ये उसके पास प्लस चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस होता है, फिर होते हैं इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, फिर दूसरे शेल में, फिर तीसरे शेल में, और ये चलता जाता है सिलसिला। ये आखिर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इससे ऊपर भी शेल तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ ख़त्म हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है और उधर से वापस आराम से आ सकता है बाय अब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग एनर्जी नॉर्मली। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ये एबिलिटी कि वो इसी सर्कल को ना छोड़े बल्कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में अपने आप को पड़ा रहने दे, ठीक है, इस एनर्जी से जैसे ही आप निकालेंगे तो अगले हायर बैंड में जाने के लिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक इस फासले को कहते हैं बैंड गैप। बैंड गैप क्या मतलब है इस बात का, मतलब कि ये ऊपर और नीचे ये जो दो जगह हैं इनका आपस में जो फासला होगा इसको बैंड गैप कहते हैं। और ये ऊपर वाली कौन सी जगह है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का क्या काम होता है जी, ये कंडक्ट करवाता है, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना उनके अंदर ये स्पेशलिटी है। सेमीकंडक्टर्स का एक होता है वैलेंस शेल, वैसे तो सबका होता है जैसे मैंने इसका बताया ये वाला है, और एक होता है
यानी कि वैलेंस बैंड है और एक है कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में है, तो लाजमी सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड होगा, और ये जो है वो किसी भी साइड यानी कि आगे मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं करेगा, फ्लो भी नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, लाजमी सी बात है कि इसने कंडक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वैलेंस बैंड से इस बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर आ गया बाय एब्जॉर्बिंग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो इसके बाद ये कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, और ये फिर उस जगह पे आराम से करंट की जो है वो तरसील या अपना यानी कि वहाँ के ऊपर फ्लो में हेल्प आउट करेगा। ये बात बच्चे समझ आ गई है? हेलो। ओके। यहाँ पे अगर आप देखें एनर्जी बैंड में, तो ये मैं अब रीडिंग भी कर देता हूँ कि इन सॉलिड्स लाइक सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स कॉल्ड बैंड्स। अब जहाँ पे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, उनको बैंड कहते हैं। These two most important bands are the valence band where the electrons are bound to atom। अब वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड हो गए, और जबकि जो कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब बैंड गैप जो है 1.1 वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई कि इतनी एब्जॉर्ब कर लेने के बाद एनर्जी, यानी कि अगर एब्जॉर्ब कर ले इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर उसके बाद वो फ्री टू मूव होता है, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब वो कंडक्टर बन जाता है। इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स नीड इनफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम द वन वैलेंस टू अनदर। ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की को अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी। एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिलिकॉन के केस में यही काम करते हैं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पोजेस करते हैं, और फिर वो जंप कर जाते हैं उसके लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बट फिर भी ये कहता है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी पास होने का सिस्टम ऐसा नहीं होता जैसे मेटल्स का है। याद रहेगा। दूसरा है जी सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन बैंड गैप मेक्स इट ऑल एन एक्सीलेंट सेमीकंडक्टर यूजफुल in the electronic devices like transistors, solar cells. It can switch between conducting and insulating states, controlling the external energy। क्या मतलब है, सिलिकॉन जो बैंड गैप है वो सुपर कंडक्टर का बेहतरीन, यानी कि आप कहें कि जो माना जाता है ये वाला सिलिकॉन के बने हुए सुपर कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल इसमें यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे 1.1 एनर्जी का क्या आपको पता चला, इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में, और उसके बाद जो इससे अगला स्टेप होता है जिसको आप कहें कंडक्शन बैंड होता है, उसमें कितने यानी कि यानी कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 3 जो आपसे पूछ रहा है वो ये है कि व्हाट आर द ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल्स। भाई ब्रिटल कौन से होते हैं और डक्टाइल कौन से होते हैं। ड्रा अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व टू डिफरेंशिएट द ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल्स। अच्छा, इनकी ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये तो हम स्किप करेंगे, बाकी फ़िलहाल इसको आप ये पढ़ लो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो मुझे सही नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसको भी ऐड नहीं किया हुआ। तो ब्रिटल क्या होते हैं और डक्टाइल क्या होते हैं, ये दोनों को लिखा पड़ा है उसने। दीज मटेरियल्स ब्रेक और फ्रैक्चर, यानी ये फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। मतलब ज़्यादा आपको ज़ोर शोर ना लगाएं, थोड़ा सा भी कहीं पे लग गई उसको, तो वो फौरी तौर पर या तो ब्रेक हो जाते हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है। अब यानी कि दे हैव अ स्मॉल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज एंड एग्जिबिट अ सडन फेलियर। इसकी बेशक ज़रूरत नहीं है। आप सिरामिक्स के ये जो वाश बेसन लगे होते हैं जिस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, अगर वाश बेसन वाला जो मटेरियल है, अगर आप उसको थोड़ा सा गिरा दें तो वो यकीनन सेफ नहीं बचेगा। और अगर आप बड़े अच्छे कप देखें ना, तो जो मिट्टी के कप बने होते हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि उनको गिराने से भी मतलब एक तरह से वो फ़ौरन टूट जाते हैं। तो ब्रिटलनेस क्या है, भुरभुरापन जो फ़ौरन ही यानी कि मसलने से टूट जाए, यानी कि ब्रेक होना शुरू हो जाए जब आप उसको गिराएंगे या किसी तरह कुछ उसको फोर्स के सब्जेक्ट में दाखिल करेंगे।
नेक्स्ट है जी डक्टाइल, दीज मटेरियल्स कैन अंडरगो द सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये अंडरगो कर सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बिफोर ब्रेकिंग, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है, बिफोर ब्रेकिंग यानी कि वो टूटने से पहले इनको आप स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, और ये करने से कभी भी ऐसा नहीं होगा, यानी विदाउट फेलियर ये काम कर सकते हो, ये नहीं होगा कि ये मटेरियल टूट जाए। ठीक है, तो एग्जांपल इसमें क्या है, लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम, याद रहेगा ये। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन 4 आ जाता है। क्वेश्चन 4 के अंदर अगर आप देखें तो हाउ इज रिएक्टिविटी एंड कोएर्सिव फोर्स, कोएर्सिव फोर्स जो होता है ना, ये वैल्यूज इन अ हिस्टैरिसीस लूप हेल्प टू सिलेक्ट द मटेरियल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। अच्छा बेटे, एक फिजिक्स के अंदर मैं अगर थोड़ी सी इसको एलैबोरेशन दे दूं, फिजिक्स के अंदर एक इस तरह का एक लूप होता है, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इसको इस तरह भी बनाया जाता है, ये आम तौर पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की काउंट हो रहा होता है, और इसका जो अंदर एरिया है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, सारी डिटेल के एरिया से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं वगैरह वगैरह। अब जो हिस्टैरिसीस मतलब वो है लूप, वो क्या है जी कि वो, एक मिनट, ये कह रहा है कि व्हेन सेलेक्टिंग द मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट टू की, अच्छा पहले कुछ चीज़ें सुन लें बेटा, ये इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, हिस्टैरिसीस लूप तो ये शेप हो गई, ये किन मटेरियल का बनता है। आपके पास एक आयरन का टुकड़ा हो छोटा सा, और आयरन के टुकड़े को आप किसी और मैग्नेट के पास रखें, मैग्नेट के पास रखें आप, और ये कुछ ही अरसे के बाद ये वाला आयरन भी मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, ये भी चीज़ें चिपकाना शुरू कर देगा। अब जो अगली बात है कि ये अगर मैग्नेट बन ही जाता है सपोज ये वाला, तो ये यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो परमानेंटली रहेगा या चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड, आपने 4 दिन या मैं कहूँ कि 10 डेज इसको क्या किया है, मैग्नेट के साथ आयरन को रखा है, और फिर उससे एक नया मैग्नेट बन गया, और आयरन भी उसी तरह ही है। तो क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये भी। तो यहाँ पे ये है कि जो मैग्नेटिक यानी कि आप जो मैग्नेट बनाओगे, अगर वो दोबारा यानी कि परमानेंट नहीं रहता, दोबारा आप कोई और फील्ड देते हो और वो दोबारा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वीक टाइप का है मैग्नेट थोड़ा सा, मतलब ये इसके बाद अगर वो प्रॉपर्टीज मैग्नेट जो है वो पक्की पक्की रिटेन कर लेता है, जो आपने ये वाला है, यानी रिटेन अगर कर ले, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि बच्चे अगर वो एक मैग्नेट के साथ अगर हमने उसको लगाया हुआ था, तो सारा ये जो है वो मैग्नेट बन गया, ये वाला वाला। अब ये मैग्नेट इसलिए बना था कि जब भी हम मॉलिक्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी स्पिन जो है वो मैग्नेटिक सिस्टम को जस्टिफाई करती है, यानी कि अगर ये अंदर इसको कहते हैं मतलब मैग्नेटिक डोमेन्स आप कहें, तो ये जब इनकी सारों की कलेक्टिव डायरेक्शन होती है तो मैग्नेट की डायरेक्शन भी इस तरह बन जाती है। तो होपफुली कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले जो यहाँ से हम देख लेते हैं, वो कहता है कि रिटेंटिविटी, रेमिनिसेंस भी कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोर्सिव फोर्स, ये यानी कि इसके वो हैं, मतलब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस के हिस्टैरिसीस लूप का क्या इम्पैक्ट होता है। बाय डेफिनेशन कहते हैं रिटेंटिविटी इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन, ability of material to retain in a certain amount of residual magnetic field। यानी रिटेंटिविटी जो है वो आपके पास एक एबिलिटी है मटेरियल की
कि उसके अपने अंदर जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रह पाता है, छुप के रह जाता है। ठीक है, जब आप दूसरा साथ वाला उसको हमेती जो जिसके साथ आपने इसको मिला के रखा था, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन को हम रिमूव कर लें तो उस टाइम पे। अब जो इम्पोर्टेंस है इसकी, ज़ाहिर बात है, वो कह रहा है कि ये परमानेंट मैग्नेट की बनाने के लिए जब आप देखते हैं तो जिसकी रिटेंसी ज़्यादा होगी, यानी जो अपने आप को रिटेन रखेगा, तो वो एक अच्छा मैग्नेट होगा ना। इसी तरह कोर्सिव जो है फोर्सेस कौन सी होती हैं, वो कह रहा है कि जी कोर्सिव फोर्सेस इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू required to reduce the magnetization of the material to zero। क्या मतलब है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके लिए रिक्वायर होता है, और ये कहता है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज ज़ीरो, यानी कि ये मैग्नेटाइज होना भी नहीं चाहता, ये प्योरली एक जैसे आप लकड़ी को रख दें इस तरह की चीज़ है। आफ्टर इट सॉरी, यानी कि ये मैग्नेटाइज हो भी जाएगा, होगा सही, लेकिन फिर दोबारा कम बैक होकर ज़ीरो हो जाएगा। ये यानी कि बेसिकली बताना चाह रहे हैं, यानी इसकी इन अदर वर्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे या जैसे ही उसको ज़ीरो करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा दोबारा। हाई कर्व फोर्स इज क्रूशियल फॉर द परमानेंट बिकॉज इट इंडिकेट। बच्चे एक मिनट, जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल सही पढ़ा है कि ये जो कर्सिव फोर्स होती है ये वो फोर्स होती है, अगर आपने सपोज मैं कहूँ कि ये आपने मैग्नेटाइज करके ये इसको एक मैग्नेट बना दिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब कर्सिविटी ये है, वो कह रहा है कि ये जो मैग्नेट है इसको दोबारा आप किसी और मैग्नेट के पास लेके जाएं, साउथ और नॉर्थ वाले या किसी भी मैग्नेट के पास लेके जाएं, तो मुमकिन है कि ये वाला अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देगा। तो ये एक अच्छे मैग्नेट की निशानी नहीं है, ठीक है। ये लास्ट में इसके दो की पॉइंट्स हैं पूरे इसी डिस्कशन के, कि हाई रिटेंटिविटी इंश्योर स्मॉल मटेरियल, ठीक है। इसके बाद यानी कि इंश्योर्स द मटेरियल रिमेन मैग्नेटाइज, पहले वाली जो रिटेंटिविटी है वो रिटेंशन से आया है कि वो मेंटेन रखेगी किसी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को, और जो कर्सिविटी है वो क्या करेगी, वो डैमेज करता है, यानी कि रेजिस्ट करता है डीमैग्नेटाइज। इंश्योर्स द मटेरियल रेजिस्ट्स डीमैग्नेटाइज, हाँ कि अगर कोई मटेरियल ऐसा जिसको आपने मैग्नेट बना लिया तो क्या वो रोकता है उसको कि डीमैग्नेटाइज ना करो मुझे, इसको हम कर्सिविटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो वो कह रहा है कि हाउ डज द मैग्नेटिज्म अराइज इन द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है व्हेन इट इज मीट बाय पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो मैग्नेट होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेटाइज होते हैं या वो अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। रीज़न ये है कि अगर उनका ये टुकड़ा हम ले लें और उसके अंदर हम डिफरेंट तरह के सर्कल सिस्टम बना दें तो इसमें इनकी डायरेक्शन सारों की एक ही तरफ होती है, और जिसकी वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है या पुलिंग फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे इधर सेल्स होते हैं बेसिकली, तो इन सारों की जो सेम डायरेक्शन को होना है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन बेसिकली आपको ये दे रहा है कि ये कितने, मतलब कैसे इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करी हैं, कैसे ये चल रहा था। मैग्नेटिज्म क्या होता है, आइज ए सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एज द स्पिन। ये बात समझ आ गई है, हैंड रेज करें। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स भी जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं, क्वांटम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक डोमेन्स। ये सब क्या कह रहा है इसको ज़रा समझ लेते हैं हम। ओके, वो कहता है कि ये एक मैग्नेट आपके सामने, मैंने कहा कि इस तरह, तो ये सारे जितने भी एरोज होते हैं इनका डायरेक्शन सेम बनती है, ठीक है। इनका यानी कि आप कहें कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं समझ लें, उनका ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, सॉरी डाइपोल मोमेंट कह रहा हूँ, ये मैग्नेटिक मोमेंट सा बन जाता है, यानी कि ये एक डायरेक्शनल उसके, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और फिर जो वीकली अट्रैक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड को उनको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक।
और जो रिपेल करें उनको हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो उसने यही पूछा है कि कैसे वो करते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बता दें। ये यहाँ तक ये डिटेल आ गई। फिर है जी नेक्स्ट आपके पास कि सपोज दैट यू आर गिवन टू मटेरियल्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एज ए हैज़ ए लार्ज hysteresis loop and B has the small hysteresis loop. Which material would be suitable for the core of the transformer? देखो हमारे पास दो मटेरियल गिवन है। हमारे पास जो एक का हिस्टैरिसीस लूप है वो इस तरह से है, दूसरे का हिस्टैरिसीस लूप थोड़ा ब्रॉडर है, ऐसे वाला है। अब ये जो दो हिस्टैरिसीस लूप इस तरह बनाए हुए हैं, तो उस पे वो कहता है कि एक को ए कह दें, एक को बी कह दें। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ। अच्छा, फिर जी वो कहता है कि विच मटेरियल, यानी कि एक का एरिया कम है और दूसरे का बड़ा है, तो विच मटेरियल ए और बी इज सुटेबल टू एज ए कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो वो आप पूछ रहे हैं कि इन दो में से कौन सा ज़्यादा बिजी होगा, तो वो लाजमी सी बात है जब बी में लोग ज़्यादा हैं, और सॉरी क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप जो है उसका वो है बड़ा है, तो उसके अंदर चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग या वो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है। इसकी डिटेलिंग अगर ज़रा आप देखें ना, हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है, लार्जर एरिया मटेरियल ए का है। हिस्टैरिसीस लूप कौन सा था, ये वाला। इसको सॉरी इसको आप ए कह दें और ये बी कह दें। ठीक है, तो ए का एरिया जो है वो ज़्यादा था। अच्छा, अगले स्टेप पे क्या होता है कि दिस मीन दैट मोर एनर्जी इज़ वेस्टेड एज हीट ड्यूरिंग द ईच साइकिल। ये तो एक केस हो गया। स्मॉलर जो बी वाला है उसका क्या होगा, बी मटेरियल इंडिकेट लो एनर्जी लॉस पर साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यानी अगर आपके पास हिस्टैरिसीस लूप समाल आ जाता है तो उससे ये होगा कि इसके अंदर जो लॉस है इनका पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से हिस्टैरिसीस लूप से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो इन व्हाट वेज डज अ मटेरियल बिहेव इफ इट ओबेज हुक्स लॉ। व्हेन आगे यानी कि अगर हुक लॉ ओबे हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। व्हेन अ मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ इट्स बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाय द यानी इनके जो बिहेवियर होगा वो हम कैसे करेक्टराइज करेंगे, डिफॉर्मेशन विद इन द लिमिट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब वो कैसे होती है ज़रा हम इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि ये जो फोर्स होती है वो F इज इक्वल टू के एक्स की इक्वल होती है। कौन सी चीज़ क्या होती है, फोर्स, और इसके बाद सिंगल कांस्टेंट, और फिर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इलास्टिक प्रोबे इलास्टिक प्रोब क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी k जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि x और f के दरमियान वाले रिलेशन जो है ना वो डायरेक्ट साइन था, इसलिए इसके k जो है ये उसका कांस्टेंट बना। अब जो k कांस्टेंट है यानी कि तो इसको जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इलास्टिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, वो उसका क्या सीन है, यानी उसका कितना प्रोपोर्शन है इलास्टिसिटी में। द डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये तो सीधा डायरेक्ट फोर्स पे आ गया कि अप्लाई फोर्स के बगैर तो ये नहीं। फिर उसके बाद है कि जी फॉर्मिंग ए लीनियर रिलेशनशिप, essentially if the forces doubles the deformation doubles as well। मतलब जब हम कहें प्रोपोर्शनली को सादे लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो बच्चा हम ये भी लिखते होते हैं। आपके पास ये दो जगह हैं ना, अगर ये है जो चीज़ प्रोपोर्शनल होती है वो इधर भी बढ़ती है, इधर भी बढ़ती है, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी और इधर भी। तो ये प्रोपोर्शनल होने का ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। यानी क्या होता है इलास्टिक प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि उसका वो पोर्शन जिसमें वो इलास्टिसिटी शो करवा रहा होता है या इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करवा रहा होता है। डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स फॉर्मिंग ए लीनियर रिलेशनशिप essentially if the force is double the deformation also doubles। बात समझ आ गई है। अब इलास्टिक रीजन को देख लेते हैं। तो विद इन द इलास्टिक रीजन द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और उसका साइज भी वही रहेगा।
This indicates that the material ability to stretch and compress without permanent deformation, यानी वो एक अपने आप को, वो जो मटेरियल होगा वो इलास्टिक रीजन में लाई करवा लेगा। तो उस टाइम पे जो है ना आप उस सिस्टम को या उस मटेरियल को ना तो आप स्ट्रेच कर सकते हो और ना ही आप उसको परमानेंटली मज़ीद मतलब डिफॉर्म कर पा सकते हो। लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होता है? स्ट्रेस कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को, एंड सस्टेन डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या मतलब होता है? सपोज मैं कहता हूँ, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये एक बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर इसकी ये है, ये इतनी ये है, ये भी सेम है और ये भी। अगर इसको आप इधर से पुल करें, इधर से भी पुल करें, ये 1 सेंटीमीटर की बजाय यूं हो जाए थोड़ा सा, यानी इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की लेंथ, टू इधर कर लें, टू इधर कर लें। तो अब जो आपके एक्चुअल स्टेट से ये वाली जो डिफॉर्मेशन आई है, चेंज आया है इन लेंथ, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से क्या मुराद है भाई? ये स्ट्रेस कहते हैं उस फोर्स को जो आप लगा रहे हैं, ओवर स्ट्रेन मीन उसकी वजह से जो तब्दीली आ रही है, जो चेंज आ रहा है। अब ज़रा देखें लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो ये कह रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप विद इलास्टिक लिमिट के साथ है ये। दिस यूजुअली रिप्रेजेंट एज द स्लाइटली स्ट्रेट लाइन ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेट कर्व। लास्ट पॉइंट इसका यानी एक तरह से कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ होती है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, जो एक स्पेसिफिक कैलकुलेटेड होती है, द मटेरियल नो लॉन्गर फॉलो हुक्स लॉ, यानी अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाएं तो हुक लॉ को फॉलो नहीं करता। इट अंडरगोज परमानेंट प्लास्टिक, यानी ये परमानेंट प्लास्टिक की तरफ चला जाता है, जो एक तरह से पका पका रुक जाता है, एक जगह फिक्स हो जाता है, और अल्टीमेटली ब्रेक या फिर टूट जाता है। विच मीन्स दैट अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिकम्स नॉन लीनियर। फिर उस तरह से इन दो का रिलेशनशिप आपस में लीनियर नहीं रहता।